आप देख रहे हैं एवरीवन टीवी उज्जवल शर्मा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। ये कहानी तब की है जब मैंने एक सर्द रात को डरावना बनते हुए देखा था। पता नहीं उस रात को ऐसा क्या मंजूर था कि उस काली रात ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस दिन मैं अपने MBA के एग्जाम देने के लिए हमारे शहर के सबसे बड़े कॉलेज मोदी कॉलेज में गया था। ये कॉलेज अपने पढ़ाई के लिए भी काफी जाना माना है। हमारे एग्जाम सुबह के तकरीबन 7:30 बजे से शुरू होने वाले थे कि एक तो ऊपर से ठंड का माहौल चल रहा था, तो सुबह 4 बजे उठकर कॉलेज के लिए निकलना बहुत ही ठंड भरा काम था, क्योंकि मेरे पुश्तैनी गांव से वो कॉलेज बहुत ही ज्यादा दूर था और वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे काफी टाइम भी लग जाता। लेकिन जैसे तैसे मैं सुबह जल्दी उठा और नहाकर तैयार हो गया। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैं अपनी बाइक लेकर शहर के लिए निकल गया। अच्छी बात यह थी कि मेरे साथ मेरा एक कॉलेज फ्रेंड मनदीप भी था, क्योंकि उसकी बहन का भी एग्जाम था और हम लोग काफी जल्दी निकल गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमें वहां पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो जाए। और उसके बाद जब हम उस जगह पहुंचे, हमें तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया होगा। वो शहर हमारे गांव से कुछ ज्यादा ही दूर था, तो जाने में वक्त तो लगता ही है। फिर 3-4 घंटे तक इसी तरह एग्जाम में बैठे रहे और जब वापस वहां से छुट्टी हुई तो आज मुझे अपनी बाइक की सर्विस भी करानी थी। लेकिन फिर मनदीप ने कहा, अरे यार छोड़ना, कल करवा लेना सर्विस, वैसे भी तुझे तो पता ही है कि रास्ता कितना खराब है। मनदीप की बात सुनकर मैंने कहा, अरे यार कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अपनी बहन को बोल बस से होकर जाए, वरना हमारे साथ जाएगी तो बहुत लेट हो जाएगी। फिर मनदीप ने बताया कि उसकी बहन तो कब की यहां से निकल चुकी है। वो पहले तो अपनी बुआ के पास जाएगी और उसके बाद खुद पे खुदे घर लौट जाएंगी। उसके बाद किसी तरह मनदीप को मनाकर अपनी बाइक को सर्विस के लिए एजेंसी में लगवा दिया और फिर हम दोनों ही बाजार में घूमने लगे। हमें तो पता नहीं चला कि कब वक्त बीत गया और उसके बाद हम जब एजेंसी में पहुंचे तो बाइक रिपेयर हो रही थी। कुछ देर और बीतने के बाद हम दोनों को वहां से निकलना था। आज तो पूरा का पूरा दिन ही खराब हो गया था। शायद अब तक बाइक का पूरा काम भी हो ही गया होगा। और फिर हमने वहां पर पेमेंट किया और फिर वापस निकल पड़े। मैंने रास्ते के बारे में काफी अनसुलझी बातें सुनी थीं, इसीलिए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैंने बाइक के एक्सेलरेटर को दबाया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैकेनिक ने बताया था कि बाइक को आज के दिन ज्यादा स्पीड में मत चलाना, क्योंकि बाइक को ज्यादा तेज चलाने की वजह से बाइक का इंजन सीज हो सकता है और वो बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाएगी और उसका चलना नामुमकिन सा होगा। अब अगर मैकेनिक की बात नहीं मानते तो शायद हमारी बाइक काफी ज्यादा खराब हो जाती। इसीलिए मैंने फिर से बाइक की गति को काफी कम कर दिया और अब हम उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से डर की शुरुआत होती थी। सच कहूं तो मैंने आज से पहले इन चीजों पर विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन जब आज पहली बार अपने ही गांव के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था तो उस टाइम शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे और मेरे शरीर में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मनदीप नॉर्मल था और चुपचाप बैठा हुआ था। फिर मैंने बाइक को रोक दिया और उसके बाद मनदीप को बाइक ड्राइव करने को बोला, क्योंकि मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी और बाइक चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऊपर से ठंड भी लग रही थी। पहले तो मनदीप बाइक चलाने के लिए मना करने लगा, लेकिन फिर मैंने किसी तरह उसे ड्राइवर सीट पर बैठा दिया। फिर उस रास्ते के दोनों तरफ कंकर की बनी एक बार थी, जिसकी वजह से हम दोनों को उस रास्ते के आर पार कुछ भी दिख नहीं रहा था। एक बात और थी जो हमें डरा रही थी, वो ये थी कि यहां से गुजरते हुए हम दोनों को अब आधा घंटा बीत गया था, लेकिन हमने अभी तक यहां से किसी भी बाइक और गाड़ी को गुजरते नहीं देखा था। मनदीप भी यही बोल रहा था कि हो ना हो इस रास्ते से ही लोग डर जाते हैं। फिर मैंने मनदीप को बड़े आश्चर्य से कहा, लेकिन यार ऐसा क्या, यहां जो लोग इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं? मनदीप ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस रास्ते के ऊपर भूत प्रेत रहते हैं और उनका डर इतना है कि रात में गांव या शहर का कोई भी आदमी इस रास्ते से नहीं गुजरता। उसने इतना कहा ही था कि तभी सामने की ओर से एक गाड़ी, जिसकी हेडलाइट हम दोनों की आंखों से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो कार हमारी ओर ही आ रही है। उस कार की हेडलाइट की रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि आंख में टकराने की वजह से हमारी आंखें बंद होने लगीं। लेकिन उसी टाइम
मनदीप ने बाइक के ब्रेक को थाम दिया और फिर हमारी बाइक एक ही जगह पर स्थिर हो गई। लेकिन वो गाड़ी हमसे टकराते हुए आगे बढ़ी और मैं और मनदीप ज्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन सड़क के किनारे गिर पड़े। कंकर पत्थर के अंदर गिरने की वजह से मेरा घुटना छिल गया था और उसमें से खून आने लगा। सर्दी का महीना था तो वैसे खून जमा हुआ था, लेकिन सर्दी में दर्द कितना होता है ये तो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैं उठने लगा तो मैंने देखा कि मनदीप तो सही सलामत सड़क पर खड़ा था और उसके सर पर कहीं कोई खरोच तक नहीं आई थी। वो एक जगह खड़ा होकर हंस रहा था। मैंने मनदीप पर चिल्लाते कहा, अबे मैं यहां पर गिरा हुआ हूं और तू हंस रहा है। फिर मैं अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी मन्नत और कोशिश के बाद भी मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो बाइक का इंजन ठंड के मारे जम गया हो, लेकिन इतनी देर से तो बाइक रोड पर चल रही थी। फिर इस तरह अचानक बाइक का थम जाना मेरे तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने मनदीप को बाइक को धक्का लगाने को कहा। उसने काफी बार कोशिश की, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ऊपर से जोरदार ठंड में हम दोनों कांप रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि आज ही तो मैंने बाइक पर पैसे लगाए थे और इतनी जल्दी उसका खराब हो जाना मुझे काफी ज्यादा उदास कर रहा था। और रास्ता अभी भी काफी बचा हुआ था और इतनी दूर पैदल चलना तो हम दोनों की बस की बात नहीं थी। फिर काफी देर तक जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो हमने सोचा कि हम बाइक को कहीं सुरक्षित जगह पर खड़ा कर देते हैं, और मैं मन ही मन में गाड़ी वाले को गाली गलौज करने लगा, जिसने बेवजह में टक्कर मार दी, क्योंकि उसकी वजह से ही हम दोनों इस रास्ते में फंस गए थे। ऊपर से हमने ये भी सुना था कि इस रास्ते में भूत प्रेत रहते हैं, तो मन ही मन डर बैठ गया था। हालांकि मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस अंधेरी रात में थोड़ा बहुत डरना तो लाजमी सा था। फिर मुझे सामने की ओर बरगद का एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि बाइक को यही रोक लेते हैं, और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस पेड़ के नीचे अपनी बाइक रोक दी। अब सब कुछ भगवान के ऊपर था, क्योंकि अगर बाइक यहां से चोरी हुई तो कोई इलाज भी नहीं था। मैं अपनी बाइक को वहीं थामकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। हमने सोचा था कि कोई ना कोई गाड़ी वाला तो मिल ही जाएगा जो हमें हमारे गांव तक ड्रॉप कर देगा, लेकिन हम ये बात पहले से जानते थे कि इस रास्ते से गाड़ी वगैरह कम ही आती जाती है। फिर भी हमने सोचा कि थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद हम कुछ दूर और पैदल चले ही थे कि तभी हमें एक गाड़ी अपने पीछे की ओर से आती हुई नजर आई। इस गाड़ी की हेडलाइट में काफी ज्यादा चमक थी। मैंने उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाया और उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। पहले तो हमें लगा कि शायद गाड़ी वाला गाड़ी हमारे पास नहीं रोकेगा, लेकिन फिर उस गाड़ी वाले ने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। हम दोनों भागते हुए उस गाड़ी के पास पहुंचे और उस आदमी को गाड़ी की विंडो नीचे गिराने का इशारा किया। मैंने उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई साहब, वो क्या है कि बीच रोड पर हमारी बाइक खराब हो गई है। अगर आप हमें आगे तक लिफ्ट दे दें तो हम किसी तरह अपने गांव पहुंच जाएंगे। मेरी इतनी बात सुनकर उस आदमी ने साइड वाले बटन से गाड़ी के सारे दरवाजे को खोल दिए और फिर हमें अंदर बैठने का इशारा किया। उसकी बात मानकर मैं और मनदीप जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अब हमें लग रहा था कि हम बहुत ही आसानी से अपने गांव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आज की रात हमसे कुछ और ही चाहती है। मैं और मनदीप उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने हमें एक बार भी पलटकर जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसके गाड़ी को चलाने का अंदाज या फिर उसकी तमाम हरकतें हुई मुझे एक आम इंसान से काफी अलग लग रही थी। कुछ देर तक तो गाड़ी आगे बढ़ती रही, फिर मुझे नींद का झोंका आने लगा और फिर नींद का झोंका आने की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगीं। उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे कानों में गाड़ी चलने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन फिर गाड़ी को एक बहुत जोरदार झटका लगा और झटका लगने के कारण मेरा सर गाड़ी के आगे वाले पाइप से टकरा गया। साथ ही मनदीप आगे बैठा हुआ था तो वो डिवाइडर से टकराया और उसके बाद मनदीप की जोर से चीख निकल गई। मैं भी चिल्ला उठा और जब हम दोनों ने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि हम दोनों किसी जली हुई गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उस गाड़ी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी।
ऐसा लग रहा था मानो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुए आज काफी साल बीत गए हों और फिर भी हम उसके अंदर सवार है। एक समय के लिए तो मेरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि ना ही तो उस गाड़ी के अंदर मुझे वो आदमी नजर आ रहा था और ना ही ये गाड़ी उस हालत में थी जिस हालत में हम बैठे थे। किसी तरह हम दोनों इस खटारा गाड़ी के दरवाजे को लात मारते हुए बाहर निकल गए और जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि हम किसी शमशान जैसी जगह पर खड़े थे। देखने में ये किसी कच्चे रोड की तरह लग रही थी और इसी बीच मेरी नजरें एक चौराहे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां एक लोटा रखा हुआ था और उसके अंदर कुछ था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब चीजें मुझे काफी अजीब लग रही थीं। इसी बीच मनदीप ने कहा, अबे मैंने तेरे को बोला था ना जल्दी निकल जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तो मैंने मनदीप को कहा, भाई बकवास करने का समय नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। जरूर हम किसी ऊपरी शक्ति के चक्कर में फंस गए हैं। और हां, चल हम उस चौराहे के चारों ओर देखते हैं। उसके बाद मैं और मनदीप उस चौराहे के पास पहुंचने ही वाले थे कि हमारे पीछे से आवाज आई, ओ भाई साहब, उसी रास्ते से जाना जहां से जिंदा बच सको। जब हमने पलटा तो पीछे की तरफ देखा तो ये वही आदमी था जो कुछ देर पहले गाड़ी चला रहा था। मुझे उस आदमी को देखकर उस पर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा वो गुस्सा एक ही पल में पूरी तरह से बदल गया जब उस आदमी ने अपनी गर्दन अपने ही धड़ से अलग करके जमीन पर रख दिया। तो मैं पूरा अंदर तक काम गया। तभी मनदीप ने कहा, चलो यार भागते हैं यहां से। फिर हम दोनों उस चौराहे में रखे हुए उस सफेद कलर के लोटे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उसके अंदर किसी की अस्थियां थीं, लेकिन फिर हमने उस लोटे के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और भागते हुए वहां से निकल गए। अभी हम कुछ दूर आगे भाग ही रहे थे कि अचानक से हमें उस रास्ते में बड़े बड़े और लंबे लंबे सींग वाले कुछ जानवर नजर आए। उन्हें देखते मुझे एहसास हो गया कि ये राक्षस है और हम दोनों को कभी भी निपटा सकते हैं, इसलिए हम दोनों वहीं थम गए। वैसे तो मैं इस रास्ते से आता जाता रहता था, लेकिन आज तक मैंने ना ही तो इस चौराहे को देखा था और ना ही कभी अजीब अजीब चीजों को। फिर मैंने मनदीप से पूछा, तुम? मनदीप ने बताया कि हमारे गांव और शहर के बीच यह रास्ता भी आता है, लेकिन यह उस मोड़ से सटा हुआ है। तो खासकर इस रास्ते पर दिन में भी कोई नहीं जाता, क्योंकि इस चौराहे को भूतों का अड़ा माना जाता है। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहां से निकले तो कैसे निकले, क्योंकि आज चारों तरफ अजीब अजीब चीजें थीं। तभी किसी के कदम पटकने की आवाज ने मेरे दिल की धड़कन को एकदम से बढ़ा दिया। मेरा कलेजा इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो वो मेरी छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। और इसी बीच मेरे कान के पास से कोई बहुत ही तेजी से गुजर गया। मैंने तुरंत ही पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मनदीप मेरे आजू बाजू में नहीं था। मात्र 1 सेकंड पहले ही वो मेरे बगल में खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा था और मनदीप को अपने साथ ना देखकर मैं तो और भी ज्यादा डर गया। तभी मुझे आवाज आई, भाई बचाओ मुझे, ये लोग मार देंगे। और जब मैंने पलटते हुए देखा तो इस बार मैंने देखा कि किसी ने मनदीप की टांगों को पकड़ के रखा है और उसे घसीट रहा था। मनदीप को इस हालत में देखकर मैं उसके पीछे भागने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक और आवाज आई, भाई भाई मैं इधर हूं, मुझे बचा लें वरना ये मुझे खा जाएंगे। जब मैंने एक बार फिर पीछे देखा तो मुझे मनदीप ही नजर आया और फिर तीसरी दिशा से भी मुझे यही आवाज आई। सारा का सारा खेल माया जाल का था। हम दोनों बुरी तरह फंस गए थे। मैं चाहकर भी मनदीप की मदद नहीं कर पा रहा था। कहीं मनदीप को कुछ हो ना जाए, यही टेंशन मुझे खाए जा रही थी। फिर अचानक से जोरों की हवा चलने लगी और उसके 1 सेकंड के बाद ही मेरी आंखों में धूल गिर गई। चारों तरफ नजर आने वाले मनदीप के बहरूपिये भी एकदम से गायब हो गए और मनदीप की आवाज आना भी अब बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एकदम से शांत हो गया है, पर अब चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसर गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब जो होने वाला था वह मेरी सोच से भी परे था। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि एक साथ कई सारे लोग भागते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मुझे सिर्फ कदमों की आहट आ रही थी और बाकी चारों तरफ का नजारा तो एकदम खामोश था। कहीं कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। इंसान तो दूर की बात थी, अभी भी वहां हवा अपने जोरों से चल रही थी। जब मुझे मनदीप कहीं भी नजर नहीं आया तो मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था।
आखिर वो गया तो गया कहाँ? और इस चीज ने मुझे इतना बड़ा सदमा दे दिया था कि मैं वहीं पर बैठ गया। फिर से मुझे एक आदमी की आवाज आई, अगर अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो इस चौराहे के बीचों बीच पड़े इस लौटे को लेकर बगल के श्मशान घाट के सामने जो काला पानी का तालाब है, वहीं पर तुम्हें इन अस्थियों को बहाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा और साथ ही तुम भी अधमरी अवस्था में चले जाओगे। आखिर मैं समझ गया था कि उस लौटे को किसी भी तरह से उस शमशान घाट के सामने नजर आने वाले काले पानी के तालाब में बहाना है, और उसमें मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे कोई देख ना ले, और अगर किसी ने मुझे ऐसा करते देख लिया तो मुझे उस आदमी को भी खींचकर उस तालाब में डालना होगा, वरना उस लोटे के साथ मैं भी उस तालाब में गिर जाऊंगा। लेकिन वो अदृश्य आदमी अभी भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने हवा में ही कहा, तुम जो भी हो, एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लेकिन मेरे इतना कहने के बाद उस आवाज का आना भी बंद हो गया। पता नहीं वो कौन था जिसकी आवाज मैं पहली बार सुन रहा था, लेकिन अदृश्य आवाज थी वो। ये तो पक्का था, जिस आदमी ने मुझे ये सब बातें बताई हैं वो मुझे करना ही होगा, वरना मैं आज रात ही अपनी जिंदगी की आखिरी रात देखूंगा। फिर मैं उस चौराहे के पास पहुंचा, और जब मैं उस लौटे को उठाने लगा तो मुझे उस गाड़ी को देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मानो उस गाड़ी के अंदर अभी भी कुछ तो है जो मुझसे छुपा हुआ है। उसके बाद मैं उस लौटे को उठाकर उस आदमी के बताए अनुसार उस तरफ चल पड़ा जहां मुझे शमशान घाट के सामने काले पानी का एक तालाब नजर आने वाला था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लौटे में काफी ज्यादा वजन था। एक नॉर्मल लोटे के मुकाबले उस आदमी की अस्थियों में मुझे कुछ ज्यादा ही वजन महसूस हो रहा था। जैसे उस आदमी ने बताया था, मैंने वैसा ही किया, और फिर धीरे धीरे उस शमशान घाट के पास काले पानी के तालाब की तरफ निकल पड़ा जहां पर मुझे इस लौटे को पानी में बहाना था। बस थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे सामने की दिशा में बहुत शमशान सी जगह नजर आने लगी, और अब यह पक्का था कि ये वही शमशान घाट है जहां पर भूतिया अस्थियों वाला तालाब है। अब मैं उस अस्थियों के लौटे को लेकर उस तालाब के पास पहुंच गया, और फिर मैं उस पानी के अंदर उस लौटे को बहाने वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे वो धक्का मारने वाला है। और तभी मैं जल्दी से पीछे मुड़ गया तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मनदीप खड़ा था और वो मुझे धक्का देने वाला था। मनदीप को इस तरह की हरकत करता देख मैं पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि मैं यह सब तो मनदीप के लिए ही कर रहा था। फिर मैंने मनदीप से हल्की सी आवाज में कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए इस तालाब के पास आया था। वहां की कुछ अनजानी आवाजों ने मुझे यह बताया था कि जैसे मैं इस लौटे को इस जल में बहा दूंगा, वैसे मेरा दोस्त मनदीप मुझे उस चौराहे के मोड़ के पास वापस से मिल जाएगा। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरी नजर मनदीप के उलटे पैरों पर पड़ी तो मैं बुरी तरह से डर गया, क्योंकि यह कोई मनदीप नहीं था बल्कि उसका ही बेहरूपियां था। उस वक्त मुझे जो कहा गया था तो मैंने वही किया। मैंने उससे बहुत जोर से धक्का मारा और उस मनदीप के बहरूपियां के साथ साथ वो लौटा भी उस तालाब के अंदर डूबने लगा। तभी मैंने देखा कि वो तालाब एसिड से भरा हुआ था। उस आदमी की खाल एकदम से जल गई। फिर वो आदमी तड़पने लगा, लेकिन उसके दूसरे ही पल वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ ही वो वहां से गायब हो गया। मैंने तो अपना लगभग काम खत्म ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस उस चौराहे की तरफ निकल पड़ा जहां से मैं आया था। जब मैं वापस से उस चौराहे के पास आया तो मुझे अब वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो पुरानी गाड़ी खड़ी तो नजर आ रही थी, लेकिन उसके अलावा वो सारा इलाका वीरान था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त मनदीप को काफी आवाज लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया। फिर एक आवाज आई, वो काफी दर्द से भरी हुई थी। आवाज को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो ये मनदीप की आवाज है, और फिर मुझे उसी गाड़ी के पास से यह आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। जब मैं उस तरफ मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मनदीप तो उस गाड़ी के सामने पड़ा था। उसका सारा शरीर अब झलसा हुआ था। वो दर्द के मारे लगातार तड़प रहा था। उसके बाद मैं जल्दी से भागा और भागते मनदीप के पास गया। तभी मैंने मनदीप को सहारा देते उठाया
तो अब माहौल नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद मैंने मनदीप को सहारा दिया और हम दोनों बहुत ही आसानी से उस चौराहे को पार करके निकल गए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस लोटे का उसमें क्या अस्तित्व था और ऐसी कौन सी काली माया शक्ति है जो मुझे ये लोटे को उस पानी में बहाने के लिए रोके रखी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं मनदीप के झुलसे शरीर को लेकर राजपुर होटल के पास पहुंचा और उस होटल के पास पहुंचते करीब आधा घंटा लग गया था। ऊपर से मनदीप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसके चेहरे के अलावा उसका सारा बदन झुलसा हुआ था। फिर मनदीप को वहीं पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मैंने भी उन सभी लोगों को सारी बातें बताई। तो तब जाकर उन्होंने बताया कि 17 साल पहले की बात है, यानी कि 1991 की बात होगी, जब एक आदमी को मारकर उसकी अस्थियों को टोने के रूप में चौराहे पर रख दिया गया था। जब वो आदमी अपने सफर को अंजाम देकर वापस अपने घर लौट रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई और उसके बाद कुछ जंगली जानवरों ने उसे नोच नोच कर मार डाला। कुछ लोगों ने उसकी डेड बॉडी को कटा फटा देखा तो उन्होंने उसकी बॉडी को वहीं दफना दिया और उसकी अस्थियों को बीच चौराहे में रख दिया। ये कुछ मूर्खों का काम था। कहते हैं उस दिन के बाद वो आदमी उस सड़क पर सफर करता है और जो लोग उसकी अस्थियों को पानी तक नहीं पहुंचा पाते वो उन्हें एसिड से जला के बुरी तरह से मार देता है। कहते हैं उस आदमी को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक कि उसकी अस्थियों को पानी में ना बहाया जाए। उस आदमी की आत्मा इतनी ज्यादा अशुद्ध हो गई थी कि उसके प्रभाव से वो पानी भी एसिड में बदल गया था। भले ही कुछ पलों के लिए ऐसा हुआ हो, लेकिन शायद अब उस आदमी को मुक्ति मिल गई। मुझे थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली कि चलो अब सब कुछ सही हो गया है। दोस्तों, कहते हैं कभी कभी हमारी छोटी मोटी गलतियां हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देती है, लेकिन हमें वो गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए जिसके लिए पूर्वज हमें सावधान करते हैं। इस घटना से मैं सिर्फ इतनी सीख ले सकता हूं कि कभी भी किसी की बात को टालना नहीं चाहिए। एक बार दिमाग में बैठाकर उस पर विचार तो जरूर करना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त उज्जवल जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।